Hello everyone, welcome back to BST Lovers or Business Lovers episode number 2. So, my lovely 11th class friends, last time we were on the chapter number 2, forms of business organizations, right? So, today we will move towards our next topic, that is partnership. Partnership is really an important topic that I have told you in the starting of this chapter, as this chapter will come in your 12th class as a whole book in accountancy. So this topic is really very important for you, as it will be the base for you of क्लास 12th. गाइज वैसे भी कहा जाता है कि 11th क्लास जो होती है वो हमारी ना बेस होती है, राइट? तो बेस जो होता है वो इम्पॉर्टेंट भी होता है, और बहुत ज़्यादा बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो आपको आनी ही ज़रूरी है. दैट्स वाई दिस टॉपिक इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, एंड आई विश कि आप लोग इसको अच्छे से समझें और कोशिश करेंगे समझने की अच्छी तरीके से. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. So the topic is partnership. So friends, what do you think? What does a partnership means? Partnership is the relation between two or more persons who have agreed to share the profit of the business carried by them acting for all. यानी कि पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, जो कि एग्री होते हैं टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय देम. यानी कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, मैं और मेरे कोई एक दो फ्रेंड्स हैं जो हमने सोचा कि एक काम करते हैं यार, सारे के सारे फ्रेंड्स मिलके ना एक बिज़नेस खोलते हैं. फाइन. और उस बिज़नेस में हम लोग क्या करेंगे, कोई एक पर्टिकुलर किसी एक चीज़ का बिज़नेस खोलेंगे हम सब, और जो प्रॉफिट आएगा उसको हम सब मिलके ही बांटेंगे, और उसको में अच्छे से एक साथ ही बिज़नेस करेंगे. सो एट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ बिजनेस, जब मैं दो या तीन लोगों के साथ काम कर रही हूँ एज अ पार्टनर, दैट टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप फर्म और द पार्टनरशिप बिजनेस. सो पार्टनरशिप बिजनेस में यही होता है, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके जब कोई भी एक बिज़नेस खोलने के लिए तैयार हो जाएं और वो साथ में मिलके उसी बिज़नेस में काम करें, तो उस बिज़नेस को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप. सो लेट्स सी कि इसके फीचर्स क्या होते हैं. So the features of the partnership firm is, first is membership. There must be a minimum 2 or maximum form of partnership firm. यानी कि गाइस पार्टनरशिप में दो लोग तो मिनिमम होते ही होते हैं. यानी अगर कोई एक बंदा है तो वो अकेले ये नहीं कह सकता कि आई वांटेड टू बिकम अ आई वांटेड टू ओपन अ पार्टनरशिप फर्म. इट्स नॉट पॉसिबल. अ सिंगल पर्सन, अ इंडिविजुअल पर्सन कांट ओपन अ पार्टनरशिप फर्म. बट इफ the two friends, any two persons or more than them can open a partnership firm acting as a partners. Fine. So minimum कितने लोग होना चाहिए? Minimum 2 members are necessary to form a partnership firm, and maximum there can be 20 members. Remember always, 2 members are minimum and 20 members are maximum. Fine. Now second one, agreement. फ्रेंड्स, एग्रीमेंट क्या होता है? जब हम लोग पार्टनरशिप फर्म जो है इसको खोलते हैं, तो एट द टाइम हम लोग क्या करते हैं, एक रिटन या फिर ओरल एग्रीमेंट बनाते हैं. एग्रीमेंट तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस रखते हैं कि हम लोग किस तरीके से क्या काम करने वाले हैं, या कुछ भी काम होगा तो ऐसा होना चाहिए और बाद में तुम लोग बदलने वाले नहीं हो. ऐसा कई बार हो जाता है कि हम लोग कोई भी चीज़ करते हैं तो एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि भाई अगर कि तू ये काम करेगा तो मैं भी ये काम कर लूँगा, अगर तूने नहीं किया तो मैं भी नहीं करूँगा. तो इस तरीके से हम लोग एग्रीमेंट साइन अप कर लेते हैं. तो पार्टनरशिप में भी क्या होता है, एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है जो कि रिटन या फिर ओरल हो सकता है, जो कि सभी पार्टनर्स के बीच में होता है. और इस एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिमेंबर दैट थिंग, इस एग्रीमेंट को, द एग्रीमेंट विच इज़ डन अमंग ऑल द पार्टनर्स, it would be written or oral, and that agreement, always remember that agreement is partnership deed. I'm repeating again, the agreement between the or among the partners is known as the partnership deed. क्या बोलते हैं, partnership deed. So the agreement जो होता है उस agreement को हम partnership deed बोलते हैं. Remember that thing. Okay. Now हमने मेंबरशिप पढ़ लिया, एग्रीमेंट पढ़ लिया, और एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं. सो थर्ड फीचर इज आर बिजनेस. बिजनेस क्या होता है?
अब फ्रेंड्स, आप लोग बोलो कि बिजनेस क्या है। अब इसमें क्या होता है, पार्टनरशिप में बिजनेस किस टाइप का होना चाहिए, इसका मतलब ये है यहाँ पे बिजनेस में मतलब किस टाइप का बिजनेस होना चाहिए, लीगल इनलीगल कैसा होना चाहिए। अब डेफिनेट सी बात है इनलीगल तो होना नहीं चाहिए, राइट। हाँ, हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर इसमें पार्टनरशिप का बिजनेस का मतलब ये है कि पार्टनरशिप में ना कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस होते हैं कि अगर बाय चांस पार्टनरशिप में क्या होता है कि गवर्नमेंट ने कुछ एक्ट बना रखे हैं कि जो उन एक्ट के हिसाब से अगर कोई भी पार्टनर किसी के साथ फ्रॉड करता है एक दूसरे के पार्टनर्स के साथ ही, तो वो पार्टनर्स क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के खिलाफ केस कर सकते हैं। कोई अगर एग्रीमेंट नहीं मानता है तो वो केस कर सकते हैं, या बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं ताकि किसी भी पार्टनर के साथ कोई भी गलत काम ना हो। वो जब जो चाहे मतलब डिसॉल्व कर सकते हैं अपने पार्टनरशिप फर्म को, एंड मेनी ऑफ द एक्ट्स आर देयर सो टू हेल्प द पार्टनर्स एंड द फर्म। बट अगर जो पार्टनरशिप फर्म है लोग, या फिर अगर हमने बोला कि जो भी हम काम कर रहे हैं, द बिजनेस इन विच वी आर इन्वॉल्व, इफ दैट बिजनेस इज इनलीगल, at that time we can't call it a partnership firm. I'm repeating again, if the business is illegal, like if you are having a joint robbery or joint smuggling type of business, और आप सब लोग पार्टनर्स हो, 4-5 पार्टनर्स मिलके ये काम कर रहे हैं स्मगलिंग का या फिर जॉइंट रॉबरी का, at that time you are not allowed it to call it a partnership firm, and your partnership act जितने भी होते हैं वो भी इसमें इसमें नहीं लगेंगी। अगर जॉइंट रॉबरी के टाइम पे आपका प्रॉफिट आपको नहीं बांटा जाता, फॉर एग्जांपल आपकी रॉबरी हुई 10 लाख की, रॉबरी के टाइम पे अगर आपके कोई भी जो पार्टनर्स थे उन्होंने, हम आप लोग 4 पार्टनर हो, 4 पार्टनर से हम लोग इक्वली सब रॉबरी में काम करेंगे। बट इस रॉबरी में क्या हुआ, बाय चांस आपने काम नहीं किया और बाकी के 3 लोगों ने ही काम किया, लेकिन एग्रीमेंट के हिसाब से रॉबरी जो भी होगी आप सबको मिलेगा वो आधा आधा पार्ट। बट इस टाइम आपको उन्होंने पार्ट नहीं दिया, ये कह के कि तूने तो कुछ काम ही नहीं किया, हमने रॉबरी की, हमारा होना चाहिए सारा हिस्सा। तो आप गवर्नमेंट के पास जाके किसी भी लीगल जगह पे जाके ये नहीं कह सकते हो दैट आई डिडंट गॉट द प्रॉफिट फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म ऑफ माइन। ये मेरा बिजनेस जो था पार्टनरशिप, इन्होंने मेरे को, मेरे जो पार्टनर्स हैं उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया है, मेरे को मेरा प्रॉफिट नहीं दिया है, बिकॉज योर वर्क योर बिजनेस वॉज इन लीगल। At that time the partnership firm will not be included in this, और आपके साथ कोई भी लीगल एग्रीमेंट लीगल काम नहीं हो सकता, आप लीगली जाके अपना प्रॉफिट नहीं ले सकते, उनको कोई भी गवर्नमेंट या फिर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। फाइन। नाउ थर्ड वन इज प्रॉफिट शेयरिंग, सॉरी फोर्थ वन इज प्रॉफिट शेयरिंग। फ्रेंड्स, क्या होता है जब पार्टनरशिप फर्म होती है इसमें हम लोग ना प्रॉफिट शेयर करते हैं, ऐसे सारे के सारे हम लोग ओनर्स होते हैं। सो हम एक जो प्रॉफिट आएगा, मान लो 10 लाख 15 लाख 20 लाख है, हम 4 या 5 पार्टनर्स हैं तो हमें शेयर करना पड़ेगा ना उस प्रॉफिट को। सो शेयर कैसे करते हैं प्रॉफिट को, द पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इन द रेशियो स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट। यानी कि जो हमारा एग्रीमेंट था, जो हमारी पार्टनरशिप डीड थी, इन दैट पार्टनरशिप डीड वी जस्ट स्पेसिफाई द पार्टनर्स रेशो। हम लोग स्पेसिफाई करते हैं उसमें कि हम लोग 4 पार्टनर्स है ABCD फॉर एग्जांपल, तो हम लोग उसमें लिखेंगे कि A का रेशो कितना होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना होगा, B का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना होगा, C का कितना होगा, D का कितना होगा। गेट इट, कि मतलब सबका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पार्टनरशिप डीड में होता है। Or in the case if the ratio is not specified in the partnership deed or in the agreement, so at that time the whole profit will be equally distributed among all the partners. आई एम रिपीटिंग अगेन बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैनी ऑफ टाइम ये क्वेश्चन आता भी है कि अगर बाय चांस पार्टनरशिप डीड में या फिर आपकी जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है इसमें आपके पार्टनर्स का रेशियो स्पेसिफाइड नहीं है, तो एट दैट टाइम पार्टनर्स में किस तरह रेशियो बटेगा या फिर किस तरीके से उनको प्रॉफिट मिलेगा। तो एट दैट टाइम जो रेशियो होगा वो होगा इक्वल, यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा द प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इक्वली अमंग ऑल द पार्टनर्स। गेट इट, कि पार्टनर्स में सारा का सारा प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। नाउ फिफ्थ वन इज लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज अनलिमिटेड। सारे का सारा जो भी प्रॉफिट जो लिमिट लाइबिलिटी होती है सारे के सारे मेंबर्स के पार्टनर्स के, वो अनलिमिटेड होती है।
वो लोग अगर बाय चांस कभी भी उन लोगों की जो लाइबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और उनको अगर अपनी फर्म बेचनी पड़े, अपने सारे फर्म के एसेट्स देने पड़ जाएं, स्टिल दैट अगर एसेट्स पे करने के बाद उनका पैसा बचता है, फॉर एग्जांपल 15 लाख की उनका जो भी लाइबिलिटी 15 लाख की थी, 15 लाख की लाइबिलिटी थी, तो उन्होंने कहा कि भाई अपना फर्म बेचनी पड़ेगी, तो उनकी मान लो 10 लाख की फर्म बेचा, उसके एसेट्स वगैरह सब 10 लाख का हुआ, बाकी का बचा हुआ 5 लाख सारे के सारे पार्टनर्स को देना पड़ेगा, चाहे वो अपने घर की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के दे। यानी अगर बाय चांस जो भी पार्टनर्स हैं वो अपना पैसा देते हैं, स्टिल दैट अगर अमाउंट क्लियर आउट नहीं हो रहा है, फॉर एग्जांपल सब पार्टनर से मिलजुल के एक दूसरे पैसा लिया और 3 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, बाकी के 2 लाख बच रहे हैं, देन द क्रेडिटर कैन क्लेम द एज पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स। तो एट द टाइम क्या होता है कि जो पार्टनर्स की जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है उसको भी क्रेडिटर क्लेम आउट कर सकता है अपने डेप्ट को पे ऑफ करवाने के लिए। गेट इट? नाउ हमने फीचर्स पढ़ लिए, लेट्स गो टूवर्ड्स द मेरिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। सो व्हाट आर द मेरिट्स? मेरिट्स, इजी टू फॉर्म, फर्स्ट वन इज इजी टू फॉर्म, यानी जो भी पार्टनरशिप फर्म होती है इट्स वेरी इजी टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म। वाई इज इट इजी? एक्चुअली इन अ पार्टनरशिप फर्म यू डजंट नीड एनी लीगल फॉर्मेलिटीज टू स्टार्ट एनी पार्टनरशिप फर्म। इन फैक्ट देयर इज नो कंपल्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि आप लोगों को पार्टनरशिप फर्म खोलना इसलिए ईजी होता है बिकॉज देयर इज़ नो लीगल फॉर्मेलिटीज़ आर रिक्वायर्ड, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है जो आपको कंप्लीट करनी हो। इवन रजिस्ट्रेशन जो होता है बहुत कंपलसरी नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट कंपलसरी नहीं है रजिस्ट्रेशन। हाँ, कुछ कुछ पार्टनर्स क्या करते हैं, दे प्रेफर टू रजिस्टर देयर फर्म बिकॉज ऑफ सम बेनिफिट्स गिवन बाय द given to the registered firm only because there are some benefits, that's why they prefer to do so, but ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है। ऐसा हो सकता है कि आप लोग पहले अपनी फर्म खोल लो और बाद में आपको कभी ऐसा लगे कि चलो यार रजिस्टर करवा लेते हो तो रजिस्टर करवा सकते हो। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि आप लोगों ने अगर फर्म खोली नहीं, मतलब फर्म खोल रहे हो तो उसको रजिस्टर कराना ज़रूरी है। गेट इट? नाउ द सेकेंड मेरिट इज रिस्क शेयरिंग। जैसे हम सोल प्रोप्राइटर की बात करें, दैट हमने पहले पढ़ा था, एट दैट टाइम क्या होता था, जो भी रिस्क होता था द होल रिस्क शुड बी सफ़र बाय द सोल प्रोप्राइटर a only single individual, but there is nothing like that in the partnership firm, as हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं हर एक फर्म में, so the risk is distributed among all those partners, सारे के सारे पार्टनर्स मिलके उस रिस्क को शेयर करते हैं। Get it? Now third one is division of work. In partnership the partners can divide the work according to their skills and knowledge. Partners क्या कर सकते हैं, अपने काम को डिवाइड कर सकते हैं उनकी स्किल्स और उनकी नॉलेज के हिसाब से। फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर्स हैं, एक मैनेजमेंट अच्छा संभालता है, एक फाइनेंस अच्छा संभालता है, एक मार्केटिंग अच्छा करता है, तो जो मार्केटिंग अच्छा करता है वो बोलेगा लेट्स did the marketing by me, and the other two partners will did their work in which they are specified or in which they have the knowledge. Get it? तो पार्टनर्स क्या कर सकते हैं, दे कैन डिवाइड द वर्क अमंग ऑल ऑफ देम अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड द नॉलेज। Fine. Now let's go towards the fourth merit of the partnership firm, that is secrecy. फ्रेंड्स, पार्टनरशिप फर्म हो चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो, इन दोनों का ये मेरिट सिमिलर होता है। वाई इज इट सिमिलर? एक्चुअल में क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है दे हैव टू पब्लिश देयर अफेयर्स, दे हैव टू पब्लिश देयर अकाउंट्स इन फ्रंट ऑफ द होल पब्लिक, अपने उनको अकाउंट्स वगैरह पब्लिश करवाने पड़ते हैं। बट देयर इज नथिंग लाइक दैट इन द पार्टनरशिप फर्म और नॉर इन द पार्टनरशिप फर्म नाइदर इन द सोल प्रोप्राइटरशिप। ना तो सोल प्रोप्राइटर को अपने अकाउंट्स पब्लिश करने पड़ते हैं, ना ही पार्टनरशिप में पार्टनर्स को। इसकी वजह से क्या होता है, उनकी सीक्रेसी मेंटेन रहती है। Therefore the affairs of the partnership firm remain secret, और इस वजह से उनके जो भी सीक्रेट्स होते हैं वो हमेशा सीक्रेट ही रह जाते हैं। और उनको कॉम्पिटिटर्स के टाइम पे भी ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि कॉम्पिटिटर को पता ही नहीं चलता उनको प्रॉफिट किस हिसाब से हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, तो उनके सारे अकाउंट सीक्रेट होने की वजह से उनकी सीक्रेसी मेंटेन रहती है। Now fifth one is flexibility and the last one is actually flexibility.
पार्टनरशिप फर्म कैन मेक चेंजेस इन देयर साइज, कैपिटल एक्सेट्रा। यानी पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, वो लोग चेंजेस कर सकते हैं अपने साइज में और कैपिटल में विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसमें पार्टनर्स को कोई भी पहले कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से टू इंक्रीज देयर कैपिटल, टू इंक्रीज देयर साइज ऑफ द कंपनी। दे कैन इंक्रीज देयर कैपिटल अकॉर्डिंग टू देयर विश। अगर उनके पास कोई एक्स्ट्रा कैपिटल आता है सो, और इफ दे वांटेड टू जस्ट इंक्रीज देयर कैपिटल इन द फर्म, सो दे कैन डू सो। Fine. Now, the partners can take decision in the firm according to changes taken place in the external environment whenever it is necessary। यानी अब हमारा जो भी environment होता है वो बहुत डायनेमिक होता है, यानी चेंजिंग environment होता है, राइट। अब इस चेंजिंग environment में जो पार्टनर्स होते हैं दे कैन टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एक्सटर्नल चेंजिंग एनवायरनमेंट। यानी कि जो बाहर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसके हिसाब से पार्टनर्स अपने डिसीजंस ले सकते हैं। दैट्स वाई द पार्टनरशिप फॉर्म इज़ फ्लेक्सिबल। यहाँ पे कोई रिजिड कोई भी चीज़ नहीं होती है कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना है, आप जो भी हो रहा है आपको यही करना पड़ेगा जो हमने प्लान कर रखा था। इट्स नॉट द लाइक दैट इन द पार्टनरशिप फर्म। इफ you wanted to change some things inside your partnership firm, then you can, according to your demand, according to the external factors, you can change the things in your partnership firm. That's why it is flexible. Got it? Now merits हो गए। अब हर चीज़ के merits होते हैं तो demerits तो होते ही होते हैं। तो let's see किसके demerits क्या हैं। सो पार्टनरशिप फर्म के डीमेरिट्स होते हैं, सबसे पहला होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी, जो हमने फीचर भी पढ़ा है। आई विश आपको पता होगा, मैं वापस से पूरा नहीं समझाऊंगी, आपको ईजिली थोड़ा सा समझा देती हूँ। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अगेन वही सारी चीज़ें अनलिमिटेड लाइबिलिटी की। अगर बाय चांस पार्टनर्स अपने फर्म को बेच देते हैं और उनको मतलब बेचने के बाद भी उनके पैसे बच जाते हैं तो क्रेडिटर्स उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी क्लेम अप कर सकते हैं और उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी देनी पड़ेगी टू पे ऑफ द क्रेडिटर्स अमाउंट। दैट्स इट। फाइन। नाउ कॉन्फ्लिक्ट्स। अब फ्रेंड्स क्या होता है ना कि पार्टनरशिप फर्म में अगर मैं मान लो फ्रेंड्स की बात करूँ या फिर हम वैसे किसी और की बात करती हूँ तो सारे के सारे जो पार्टनर्स होते हैं दे आर फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड्स, दे आर फ्रॉम द डिफरेंट फैमिलीज, दे डिफरेंट रिलीजन्स। हर किसी का रिलीजन, फैमिली और बैकग्राउंड डिफरेंट होने की वजह से उनकी सोच, उनकी थिंकिंग डिफरेंट होती है, उनके ओपिनियंस डिफरेंट होते हैं। और वो लोग क्या होते हैं, मैनी ऑफ टाइम्स क्या होता है, वो सोचते हैं कि नहीं मैं सही हूँ, एक बोलता है मैं सही हूँ, एक बोलता है मैं सही हूँ, विच बिकॉज ऑफ विच उनके बीच में एक रिजिड एनवायरनमेंट बन जाता है, उनका एक रिजिड एटीट्यूड हो जाता है जो कि चेंज नहीं होता है। यानी कोई भी अपने आप को छोटा नहीं साबित करना चाहता है, वो कहता है नहीं मेरा ही डिसीजन सही है, दूसरा बोलेगा नहीं मेरा डिसीजन सही है। अब 2 या 3 फ्रेंड्स, हम लोग फ्रेंड्स में होता है ना कई बार कि एक ने बोला नहीं मैं सही बोल रहा हूँ, एक ने बोला नहीं मैं सही बोल रहा हूँ, तू गलत है, एक बोलेगा तू गलत है। तो इन सच एन एटीट्यूड, बिकॉज ऑफ दिस रिजिड एटीट्यूड there may be lead to a conflict among the पार्टनर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। वो बिकॉज ऑफ मेनी ऑफ द थिंग्स आर देयर, जैसे मैंने आपको पहले बताया डिफरेंट बैकग्राउंड्स के होते हैं, डिफरेंट फैमिलीज़ के होते हैं, तो इस वजह से उनके डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं और उन डिफरेंट ओपिनियंस और रिजिड एटीट्यूड की वजह से क्या होता है उन लोगों के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। नाउ थर्ड वन इज़ लैक ऑफ कंटिन्यूटी। लैक ऑफ कंटिन्यूटी का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, एक्चुअल में लैक ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि अगर बाय चांस कोई भी पार्टनर है हमारी फर्म, अब हमारी फर्म जो होती है, हमारे फर्म में हमारे पार्टनर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे लिए, राइट। एज सोल प्रोप्राइटर के फर्म में वो अकेला इंसान होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सोल प्रोप्राइटर को कुछ भी होता है तो फर्म को बंद करना पड़ जाता है। इन द सेम केस देयर इज़ इन द पार्टनरशिप, अगर किसी भी पार्टनर को कुछ भी होता है, उसकी इनकैपेसिटी होती है या फिर इनकैपेसिटी होती है या फिर उसकी डेथ हो जाती है या फिर इंसॉल्वेंसी हो जाती है किसी भी पार्टनर की, तो फर्म को बंद करना पड़ जाता है। फाइन। हाँ ऐसा है कि उसके डेथ या इनकैपेसिटी या इंसॉल्वेंसी की वजह से अभी फॉर्म बंद कर देते हैं, बाद में वापस से फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं। वो जो बाकी के बचे हुए पार्टनर्स हैं वो वापस से अपना फॉर्म रिकंटिन्यू कर सकते हैं। थोड़े फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो वापस सब कुछ उनको चेंज करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार के पास वापस से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, मैनी अदर थिंग्स आर देयर। पर वैसे वो जो पहली वाला फॉर्म था जिसमें वो 4 पार्टनर्स थे वो वाली फॉर्म ख़त्म हो जाती है।
और वो वापस से एक रीस्टार्ट करते हैं फॉर्म में, जिसमें उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिफरेंट होते हैं, वो मे बी एग्रीमेंट्स डिफरेंट कर देते हैं, है ना। तो ऐसा हो जाता है। और मैनी ऑफ टाइम्स ऐसा होता है कि कई बार पार्टनर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, जैसे मैंने आपको बताया था, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। तो मैनी ऑफ टाइम्स क्या होता है, पार्टनर्स एक कोई भी एक पार्टनर बोल सकता है आई वांट द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, मुझे नहीं रहना इस पार्टनरशिप फर्म में, बंद करो ये। डिसोल्यूशन मतलब बंद करो पार्टनरशिप फर्म को। तो एट द टाइम वो पार्टनरशिप फर्म को बंद भी कर सकते हैं। फाइन। सो नाउ थर्ड डिमेरिट इज रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। फ्रेंड्स, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है कि सिमिलर चीज़ होना, यानी अगर मैं पार्टनर्स की बात करूं तो होल्ड ऑल द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म्स कंसीडर एज वन, यानी कोई भी एक पार्टनर अगर बाय चांस कोई एक अच्छा पार्टनर नहीं है, वो अपने फ़ायदे के लिए कोई एक गलत कॉन्ट्रैक्ट में जाता है जहाँ पे पार्टनरशिप फर्म को नुकसान हो रहा हो, उसको फ़ायदा हो रहा है लेकिन पार्टनरशिप फर्म को नुकसान हो रहा हो, तो एट दैट टाइम उसका कॉन्ट्रैक्ट आप लोग बाद में कोई और पार्टनर जाके मना करके नहीं आ सकता है, या फिर ऐसा कोई दूसरा पार्टनर नहीं कह सकता है दैट नो वी डोंट वांटेड दिस कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक बंदे ने कोई भी एक पार्टनर जाके कॉन्ट्रैक्ट करके आता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट पूरे फर्म का माना जाएगा, और उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कोई भी लॉस होता है तो पूरी फर्म को और पूरे सारे के सारे पार्टनर्स को उस लॉस को सफ़र आउट करना पड़ेगा। So, the contract signed by any one partner is binded on the other partners due to principle of mutual agency। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई भी एक पार्टनर साइन करता है तो सारे पार्टनर्स को बाइंड कर लेता है म्यूचुअल एजेंसी के प्रिंसिपल की वजह से। अ डिसऑनर पार्टनर में एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर पर्सनल बेनिफिट। एक डिसऑनेस्ट पार्टनर एक मतलब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। इन दैट केस द पार्टनर्स विल हैव टू सफ़र द लॉस। इस वजह से जो दूसरे पार्टनर्स हैं उनको भी लॉस सफ़र करना पड़ सकता है। गेट इट नाउ। द लास्ट डिमेरिट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अब फ्रेंड्स क्या होता है कि मैंने जैसे आपको एक मेरिट बताया था कि जो सीक्रेसी मेंटेन तो रहती है कि हम लोग अपने अकाउंट्स को पब्लिश नहीं कराते हैं, लेकिन अपने अकाउंट्स को हम पब्लिश नहीं करा रहे हैं। आप खुद सोचो, कोई एक कंपनी है जो कंपनी अपने अकाउंट्स पब्लिश नहीं कराती है, आपको पता ही नहीं उसका प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, वो किस हिसाब से काम करती है, तो क्या आप उसमें कभी भी कॉन्फिडेंट रह पाओगे? क्या उस कंपनी में आप कभी भी ट्रस्ट कर पाओगे? नो, यू कांट। वाई इज़ इट सो? बिकॉज आपको पता ही नहीं है वो कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है। बाई चांस वो लॉस में जा रही हो और वो उसके बाद आपसे फंड मांग रही है, क्योंकि मैनी ऑफ टाइम्स क्या होता है आप पब्लिक से फंड मांग सकती है, कंपनीज पब्लिक से फंड मांगती है। तो अगर वो पब्लिक से फंड मांग रही है तो आप लोग उसको ट्रस्ट करके फंड दे नहीं सकते ना। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि उसका प्रॉफिट क्या है, उसका लॉस क्या है, और ना आप उसके पास जाके बोल सकते हो अपना प्रॉफिट या लॉस दिखाओ। इस वजह से क्या होता है, जो पब्लिक होती है उनको ट्रस्ट ही नहीं होता है पार्टनरशिप फर्म जैसी छोटी छोटी फर्म्स में, जिसकी वजह से उनमें क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है ऑफ पब्लिक की तरफ से उनके ऊपर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, ट्रस्ट कम होता है। So, the public has less trust on the partnership firm because the accounts and annual report of partnership firm are not published. So, people do not have trust in their dealings. Fine. Now, हमारे merits हो गए, demerits हो गए, and starting में हमने features उसके सब कुछ कर लिया, right? अब guys हमने पार्टनरशिप देख लिए, उसके फीचर्स देख लिए, मेरिट्स देख लिए, डीमेरिट्स देख लिए। लेट्स गोज टूवर्ड द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले बता दूं, ये पार्टनरशिप फर्म के जो टाइप्स है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत टाइप के हैं। इस वजह से आपको हर तरह से देखना पड़ेगा कि कौन से किस हिसाब से, लाइबिलिटी के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, या वैसे टाइप में पार्टनरशिप फर्म किस किस तरीके से बटी हुई है। पार्टनरशिप फर्म एक ही बेसिस में नहीं बटी हुई है, मेनी ऑफ द बेसिस आर देयर इन विच पार्टनरशिप फर्म इज डिवाइडेड। तो आप लोग ध्यान से देखना, और उसमें ध्यान से देखना कि आप किस टाइम पे किस पार्टनरशिप की बात कर रहे हो। Fine. So firstly we are going to talk about the type of partnership firm on the basis of duration, यानी टाइम पीरियड के हिसाब से पार्टनरशिप फर्म किस तरीके से बटी हुई होती है, किस तरीके से डिवाइडेड होती है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। सो फर्स्टली पार्टनरशिप एट विल पे पार्टनरशिप बटी हुई है, यानी पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है कि कोई भी पार्टनरशिप जो फॉर्म हुई है वो इनडेफिनाइट पीरियड तक फॉर्म हुई है,
यानी उसमें ऐसा कोई पीरियड नहीं है कि अभी तक चलेगी, अब कुछ सालों तक चलेगी, इस स्पेसिफिक काम के लिए चलेगी। जब तक चल सकती है तब तक चलेगी, ठीक है, अपने विल पे चलेगी, अपने आप चलती रहेगी, इसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, इनडेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम तक चलेगी। तो इस पार्टनरशिप को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप एट विल। This type of partnership exists at the will of the partners and comes to an end whenever partners desire so। यानी कि इस टाइप की पार्टनरशिप क्या होती है, वो मतलब कि पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है, उनके विल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब तक पार्टनरशिप फर्म को चला सकते हैं, कि कब तक पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट हो रहा है, यानी उनको लॉस नहीं हो रहा है, वो चला पा रहे हैं, वो लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं मार्केट में, तब तक चलेगी। और उनके डिज़ायर तक, कि जब तक वो कहते हैं कि हाँ यार हमें चलानी है, तब तक वो चलेगी। उसके बाद अगर इफ़ दे डोंट वांटेड टू कंटिन्यू इट, दे कैन डिसॉल्यूट इट, ठीक है, वो बंद कर सकते हैं उसको। नाउ सेकेंड वन इज आर फिक्स्ड पार्टनरशिप। फिक्स्ड पार्टनरशिप क्या होती है फ्रेंड्स, फिक्स्ड पार्टनरशिप का मतलब होता है द पार्टनरशिप फॉर्म्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। फिक्स्ड पार्टनरशिप यानी एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक पार्टनरशिप ओपन की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, हम लोग बोल के चलेंगे कि इतने सालों तक हम लोग पार्टनरशिप फर्म लेके जाने वाले हैं। एग्जैक्टली 2 साल बाद क्या होगा, वो पार्टनरशिप फर्म अपने आप ही बंद हो जाती है। और स्टिल अगर आप लोग उसको खोलना चाहते हो तो आप उसको वापस से फॉर्म कर सकते हो, पर वैसे कॉन्ट्रैक्ट वाइज वो ठीक 2 साल के बाद बंद हो जाएगी अपने आप ही, ठीक है। तो दैट इज फिक्स्ड पार्टनरशिप। नाउ third one is and the last one of time duration partnership is particular partnership। particular partnership क्या होता है, particular का मतलब भी आप देखो, ध्यान में रखकर चलो। particular मतलब एक particular किसी चीज़ के लिए, द पार्टनरशिप विच इज़ फॉर्म टू कैरी ऑन अ पर्टिकुलर वेंचर। कोई एक पर्टिकुलर वेंचर को चलाने के लिए अगर हम लोग कोई भी पार्टनरशिप फर्म खोलते हैं तो दैट इज़ पर्टिकुलर पार्टनरशिप। दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड ऑटोमेटिकली ऑन द कंप्लीशन ऑफ द वेंचर। जैसे ही वो काम ख़त्म हो जाएगा वैसे ही वो पार्टनरशिप अपने आप बंद हो जाती है। मैनी ऑफ टाइम्स क्या होता है, पार्टनरशिप ना आपको मैनी ऑफ टाइम्स ना किसी की वेडिंग्स में भी मिलती है ना। आपने कई बार देखा होगा कि वेडिंग में काम करने वाले लोग होते हैं। अब एक काम करने वाले जो लोग होते हैं इनका क्या होता है कि अब वेडिंग में कितनी सारी चीज़ें होती हैं ना, जो हाउस डेकोरेट करना होता है, मतलब कैटरिंग्स वगैरह होती है, मेनी ऑफ द थिंग्स आर देयर। तो वो लोग क्या करते हैं, पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं। एट द टाइम वेडिंग ख़त्म हो जाएगी जब, तो वो क्या होती है, पार्टनरशिप अपने आप ही ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। या फिर मेनी ऑफ टाइम क्या होता है, कोई बिल्डिंग फॉर्म हो रही है, कोई मॉल फॉर्म हो रहा है, तो उस टाइम पे वो लोग क्या करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके, और उसको उस काम को कंप्लीट करने के बाद वो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। गेट इट। सो हमने क्या क्या पढ़ा, पार्टनरशिप एट विल, कि अपने विल पे जब तक पार्टनर्स उसको चलाना चाहते तब तक। सेकेंड हमने क्या पढ़ा, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप, यानी एक फिक्स पीरियड तक चलेगी पार्टनरशिप। हमने पहले ही स्टार्ट करते हैं, हमने सोच लिया कि 2 साल तक, 5 साल तक या 3 साल तक हम जब तक चलाने, मतलब इन पर्टिकुलर टाइम तक हम इस पार्टनरशिप को चलाएंगे, तो वो पार्टनरशिप उस पर्टिकुलर टाइम तक चलेगी और उसके बाद वो बंद हो जाएगी। नाउ थर्ड वन इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होगी कि जो एक पर्टिकुलर काम के लिए होगी, एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए होगी। जैसे ही वो वेंचर कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही वो काम कंप्लीट हो जाएगा पर्टिकुलर, ऑटोमेटिकली द पार्टनरशिप फर्म कम टू एन एंड, वो अपने आप बंद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। आई विश आपको समझ में आया होगा। सो ये क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, टाइम के बेसिस पे पार्टनरशिप इस 3 टाइप की होती है। ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फाइन, नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड। दैट इज टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बेसिस ऑन द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। लाइबिलिटी के बेसिस पे भी पार्टनरशिप होती है। अब कैसे, लाइबिलिटी की वजह से बस 2 तरह की पार्टनरशिप होती है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जनरल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप क्या होती है, जो जनरली हमने पढ़ा पार्टनरशिप के बारे में कि जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी, तो वो जनरल पार्टनरशिप होती है। याद रखना, जनरली जो पार्टनरशिप होती है तो अनलिमिटेड ही होती है, ठीक है।
The partnership in which the liability of all the members are unlimited is known as general partnership, which means if the assets of the firm are not enough to pay off the debts, then creditors can claim partners personal property too. यानी कि जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी होगी सभी के सभी मेंबर्स की, वो क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। अगर पार्टनर्स की, सभी पार्टनर्स की जो वो है लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, तो इट विल बी कम अंडर जनरल पार्टनरशिप। याद रखना, सभी पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी, एट दैट टाइम इट इज़ जनरल पार्टनरशिप। और इसमें क्या होता है, अगर बाय चांस आपकी पार्टनरशिप में कोई भी लॉस होता है और आपको क्रेडिटर्स को पे ऑफ करना है और एसेट्स कम पड़ गई हैं आपकी बिजनेस की, स्टिल दैट अमाउंट अभी बचा हुआ है, तो आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से क्रेडिटर्स को पे ऑफ करना पड़ेगा अमाउंट। गेट इट? सेकेंड वन इज आर लिमिटेड पार्टनरशिप, the partnership in which liability of all the partners will be limited except one partner. The type of partnership is known as the limited partnership. इस पार्टनरशिप में क्या होती है, सभी पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होगी और सिर्फ किसी एक पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। तो उस टाइम पे क्या होता है, वो लिमिटेड पार्टनरशिप में आता है, यानी सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है। जस्ट अ सिंगल पार्टनर डिडंट हैव अ लिमिटेड पार्टनरशिप लिमिटेड लाइबिलिटी, ही इज द सिंगल वन हु इज हैविंग द अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब फ्रेंड्स एक चीज़ और बताना चाहूँगी, इसमें एक चीज़ कंफ्यूजिंग करती है बच्चों को। इट्स नॉट द थिंग कि सभी पार्टनर्स की, मैनी ऑफ टाइम्स ऐसा भी होता है 2 पार्टनर, 3 पार्टनर, 4 पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है और सारे जो बाकी के पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। ओनली द सिंगल पार्टनर इज ऑलवेज नॉट देयर इन द लिमिटेड पार्टनरशिप, दैट कि ओनली एक सिंगल पार्टनर की ही लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। मैनी ऑफ टाइम्स 2 या 3 पार्टनर्स की भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो सकती है और किसी एक पार्टनर की भी लाइबिलिटी लिमिटेड हो सकती है। बट इसमें ये लिखा हुआ है दैट एटलीस्ट एक पार्टनर की लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड हो। गेट इट? किसी एक पार्टनर की लाइबिलिटी तो एटलीस्ट अनलिमिटेड होनी चाहिए। फाइन, सो लेट्स सी, इसको अच्छे से पढ़ते हैं डिटेल में। इसके फीचर्स क्या होते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप के। फर्स्ट इज द लाइबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर मस्ट बी अनलिमिटेड। एटलीस्ट एक पार्टनर की जो लाइबिलिटी है वो तो अनलिमिटेड होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी को लिमिटेड कर दो। फाइन, second one is the partners with a limited liability are special partners or limited partners. ऐसे पार्टनर जिनकी लाइबिलिटी हमने लिमिटेड कर रखी है वो पार्टनर स्पेशल पार्टनर्स होते हैं या फिर लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं। थर्ड वन इज द स्पेशल पार्टनर्स आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, यानी कि जो लिमिटेड पार्टनर्स होंगे उनको मैनेजमेंट में काम करने नहीं देंगे। अब फ्रेंड्स आप खुद सोचो, कोई पार्टनर है जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, उसको पता है कि भाई साहब यहाँ करोड़ों का नुकसान हो जाए, मेरे को तो 10,000 ही देने हैं, तो वो तो ज़्यादा रिस्क लेगा ना। उसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि देने तो किसी और ने पैसे है, ले लो भाई लाइबिलिटी जितनी लेनी है ले लो, कितना क्रेडिट लेना है, कुछ ना कुछ हमें फ़ायदा होगा ही कहीं ना कहीं। पर अगर जो अनलिमिटेड पार्टनर होगा वो तो सोच के चलेगा ना कि उसको पे ऑफ करने हैं, उसकी प्रॉपर्टी जा रही है यार। तो जो लिमिटेड पार्टनर होता है उसको कभी मैनेजमेंट का पार्ट दिया ही नहीं जाता, बिकॉज एवरीवन नोज कि अपने पैसा नहीं जा रहा है तो कोई भी केयरलेसली ही काम करेगा। जब तक अपना पैसा नहीं जाता ना किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी का भी कोई डूब जाए, कोई किसी को इंसॉल्वेंसी हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, तो क्या होता है जो स्पेशल पार्टनर होता है या फिर लिमिटेड पार्टनर होता है जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, ही और शी इज़ नेवर बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। गेट इट? नेक्स्ट वन इज द स्पेशल पार्टनर्स हैड नो राइट्स टू इंस्पेक्ट द अकाउंट्स। इनफैक्ट जो स्पेशल पार्टनर्स होते हैं जिनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है या फिर जिनको हम लिमिटेड पार्टनर्स भी बोलते हैं, वो उन लोगों को कोई राइट नहीं होता है अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करने का। फाइन, ना तो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं ना ही वो अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। नाउ द स्पेशल पार्टनर्स कैन विदड्रॉ हिज पार्टनरशिप व्हेनेवर ही डिजायर्स। और हाँ, ऐसा हो सकता है कि स्पेशल पार्टनर को कभी भी ऐसा लगे कि नहीं, आई डोंट वांटेड टू वर्क इन दिस कंपनी, तो या फिर इन दिस पार्टनरशिप फर्म, सो व्हेनेवर ही वांटेड ही कैन डिसॉल्व इट, मतलब कि वो अपने आप उस फर्म से निकल सकता है। ठीक है? The death, insolvency या फिर incapacity of special partner doesn't affect the existence of partnership firm.
अगर स्पेशल पार्टनर को कुछ भी हो जाता है, उसकी इंसॉल्वेंसी हो जाती है, इनकैपेसिटी हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसके कुछ भी होने से पार्टनरशिप फर्म को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। पार्टनरशिप फर्म वैसे की वैसे ही चलती रहेगी, ना उनको कुछ भी करने की, रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, पार्टनरशिप फर्म कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो गया तो गया जा। अगर कोई अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला पार्टनर की डेथ हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो परेशानी होती है। लेकिन अगर स्पेशल पार्टनर की होती है तो उसमें उनको कोई परेशानी नहीं होती है, उस पार्टनरशिप फर्म के एग्जिस्टेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। स्पेशल पार्टनर्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइन। नाउ टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। अब मेन टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में आते हैं हम दूसरे अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। फाइन। अब फर्स्टली आता है इसमें एक्टिव पार्टनर। फ्रेंड्स, एक्टिव पार्टनर्स क्या होते हैं? एक्टिव पार्टनर्स होते हैं द एक्टिव पार्टनर्स आर रियल पार्टनर्स। ये रियल पार्टनर्स होते हैं of the firm. His liability will be unlimited and he contributes capital in the firm. He gets share in the profit or loss of the firm. यानी कि हर एक चीज़ जो भी हमने पार्टनरशिप की पढ़ी है वो इसमें आएगी। यानी ये एक रियल पार्टनर होता है जो एक्टिव होता है, यानी वो हर एक काम करेगा, वो मैनेजमेंट में पार्ट ले सकता है, वो अकाउंट्स इंस्पेक्ट कर सकता है, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, वो उसको प्रॉफिट और लॉस में शेयर मिलेगा, वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा और वो सारा का सारा काम करेगा पार्टनरशिप फर्म का जो भी होता है, ठीक है, जो भी उसके हिस्से का होगा। सेकेंड वन इज स्लीपिंग या फिर डोरमेंट पार्टनर। अब ये क्या होता है? द पार्टनर हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। जो हमारा स्लीपिंग पार्टनर होता है वो क्या होता है? एक ऐसा पार्टनर जो कि मैनेजमेंट में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता है। दीज पार्टनर्स आर बाउंडेड बाय द एक्टिविटीज़ ऑफ द अदर एक्टिव पार्टनर्स। दूसरे एक्टिव पार्टनर्स उनको जो भी काम देंगे उनको वो ही काम करना पड़ता है। These partners contribute capital and get share in the profit and loss of the firm and the liability of the sleeping partner is also unlimited। यानी कि ये भी क्या करते हैं? अपना पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, ये इनको भी प्रॉफिट और लॉस मिलता है फर्म का, ये भी शेयर करते हैं और ये भी इनकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। बस क्या होता है कि स्लीपिंग पार्टनर्स क्या करते हैं, इनकी जो जो एक मैनेजमेंट में ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। नाउ थर्ड वन इज सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर क्या होता है? फ्रेंड्स, सीक्रेट पार्टनर इज अ वन हु एसोसिएट और रिलेट विद द फर्म इज नॉट नोन बाय द आउटसाइडर। यानी एक एक्टिव पार्टनर की तरह ये काम करता है, हर चीज़ इसका एक्टिव पार्टनर की तरह होगा, बट एज लाइक द एक्टिव पार्टनर इसका नाम जो होता है वो बाहर किसी आउटसाइडर को नहीं बताया जाता है कि ये पार्टनर भी हमारे साथ काम कर रहा है। आउटसाइडर के हिसाब से जो दूसरे पार्टनर्स है, जो एक्टिव पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर, उसके बारे में उनके बारे में आउटसाइडर को पता होता है, बट स्लीपिंग पार्टनर्स सीक्रेट पार्टनर्स के बारे में आउटसाइडर्स को नहीं पता होता है, उसका नाम नहीं बताया जाता है आउटसाइडर को। ही कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल, पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द मैनेजमेंट, हिज लाइबिलिटी इज ऑल्सो अनलिमिटेड। यानी हर एक चीज़ इसके एक्टिव पार्टनर की तरह होती है, जस्ट इसका नाम नहीं बताया जाता है कि बाहर आउटसाइडर को कि या ही इज ऑल्सो द पार्टनर ऑफ आर कंपनी। फाइन। अब फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट नॉमिनल पार्टनर, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। सो नॉमिनल पार्टनर क्या होता है? मैं आपको बार बार रिपीट करूंगी ये चीज़। नॉमिनल पार्टनर, ध्यान से सुनना क्या होता है। द नॉमिनल पार्टनर आर द रियल पार्टनर्स of the firm. These partners do not contribute any capital, do not participate in the management, do not have unlimited liability, do not get any share in the profit or loss of the firm. He is liable to outsider for the debt which outsider have given to the firm, believing he is a partner in the firm. अब फ्रेंड्स, मैं आपको एक बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ क्या होता है। नॉमिनल पार्टनर क्या होता है? नॉमिनल पार्टनर एक ऐसा पार्टनर होता है जो अपने नाम से ही बस एक पार्टनर होता है फर्म में, समझे? जिसका सिर्फ नाम फर्म में होता है कि फॉर एग्जांपल मान लो हम 3 पार्टनर्स हैं। फॉर एग्जांपल आई एम द पार्टनर नंबर ए, one of my friend is partner number B, one of my friend is partner number C. We are 3 partners in the firm, we are active partners in the firm. अब हमारी जो रेपुटेशन है फॉर द आउटसाइडर्स, इट माइटली बी नॉट दैट मच गुड, ठीक है, कि हमको ना अच्छा खासा लोन मिल जाए मतलब बैंक वगैरह से। तो हमने क्या सोचा, एक पार्टनर है मिस्टर एक्स, मतलब एक बंदा है मिस्टर एक्स, वी थॉट व्हाई नॉट वी से हिम टू बोरो मनी फॉर अस
फ्रॉम द बैंक। यानी क्या होगा, जो मिस्टर एक्स होगा, ये बंदा क्या होगा, ही हैविंग द रेपुटेशन इन द मार्केट। ऐसे किसी बंदे को हम नॉमिनल पार्टनर बनाते हैं जिसकी रेपुटेशन मार्केट में बहुत अच्छी होती है, और वो हमारा बिजनेस में पार्टनर बनने के लिए हो जाए। इसमें अब होता क्या है, वो जो बंदा होगा मिस्टर एक्स, अब वो क्या करेगा, हमारे लिए सिर्फ बैंक में जाके बोलेगा आई एम द पार्टनर ऑफ दिस कंपनी, या फिर हम जाके बोलेंगे कि मिस्टर एक्स इज़ द पार्टनर ऑफ आवर कंपनी। उसके नाम पे हम लोग क्या करेंगे, लोन लेंगे, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 15 लाख, जितने का भी होगा, ठीक है। उसके नाम पे, उसकी गारंटी पे, हम लोग कई बार कहते हैं ना गारंटी पे लोन दे दो, इस बंदे की गारंटी पे लोन दे दो, तो हम उसकी गारंटी पे फर्म में लोन लेते हैं, ये बता के कि ये बंदा हमारा पार्टनर है, ठीक है। अब वो पार्टनर, उसकी जो लायबिलिटी होगी वो कितनी होगी, उस बंदे की लायबिलिटी, वो एक सिर्फ गारंटर होता है। अगर बाय चांस हमारी फर्म पैसा नहीं दे पाती तो ही विल बी लायबल फॉर दैट, ओनली दैट मनी जो उसने अपने नाम पे लिया। फॉर एग्जाम्पल हमारे फर्म का 15 लाख का लोन है, उस बंदे ने हमको 5 लाख दिलाए थे, तो वो 15 लाख के लिए लायबल नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ उस 5 लाख के लिए लायबल होगा जो उसने बैंक से लिए थे हमारे लिए अपने नाम पर। जो उसके नाम पर बैंक ने हमको दिए थे, बैंक उसको पकड़ेगा, हमको नहीं। तो वो सिर्फ गारंटर होगा हमारी पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो नॉमिनल पार्टनर एक तरह से गारंटर होता है किसी भी फर्म के लिए। वो उसमें अपना पैसा कंट्रीब्यूट नहीं करता, मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेता, उसकी लायबिलिटी मतलब कि उतनी ही होती है जितनी उसने अपने नाम पे पैसा लिया है हमारी फर्म के लिए। यानी वो कुछ नहीं करेगा फर्म में, सिर्फ जाएगा और हमारे लिए लोन लेके आएगा, ना हम उसको प्रॉफिट या लॉस कुछ नहीं देंगे, ठीक है। अब नॉमिनल पार्टनर जो होते हैं ना, वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। दे आर द 2 टाइप्स ऑफ नॉमिनल पार्टनर। फर्स्ट इज नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल एंड द सेकंड वन इज नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पहले हम नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल पढ़ते हैं, अच्छी तरीके से समझ आए क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल क्या होता है। अब द पर्सन हु एक्सेप्ट दैट ही इज अ पार्टनर इन द फर्म बाय हिज ओन वर्ड्स और कंडक्ट इज नोन एज नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल। यानी एक ऐसा पार्टनर, एक ऐसा बंदा जो अपने मुंह से जाके बैंक को बोले कि आई एम द पार्टनर ऑफ दिस फर्म एंड आई वांटेड टू बोरो दैट मच मनी फ्रॉम योर फर्म फॉर दैट मच मनी फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट फॉर दैट फर्म। तो वो अपने नाम पे मान लो 5 लाख, 10 लाख, कोई भी पैसा, कोई भी अमाउंट जो है वो लेगा अपने नाम पे, अपनी गारंटी पे वो अमाउंट लेगा और हमारी फर्म को ला के दे देगा। दैट्स इट। वो अपने आप जाके अपने मुंह से बोल रहा है कि आई एम द पार्टनर ऑफ दिस फर्म। ये ध्यान देना, हाँ, ये वर्ड अपने आप को जाके वो बोलेगा कि अपने वर्ड्स में, अपने मुंह से बोलेगा कि आई एम द पार्टनर ऑफ दिस फर्म। एट दैट टाइम दिस पार्टनर विल बी नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं अच्छे से एग्जाम्पल समझाती हूँ। एक बंदा है एक्स एज द एक्टिव पार्टनर अप्लाइंग फॉर अ लोन टू अ फर्म, टू फर्म। यानी कि एक पार्टनर है, एक्टिव पार्टनर है जिसका नाम क्या है, एक्स है। एक्स क्या कर रहा है, उसको लोन चाहिए फर्म के लिए। तो क्या करेगा, मिस्टर ए हु इज नॉट द पार्टनर रिक्वेस्टेड द फाइनेंशियर टू गिव लोन to firm as he is also a partner of the firm, then Mr. A will be considered as nominal partner by estoppel। अब इसका मतलब क्या हुआ, X जो है वो एक एक्टिव पार्टनर है। X ने क्या किया, वो चाहता है कि वो बैंक से लोन ले, पर X की रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है। सो व्हाट ही डिड, ही सेड टू द मिस्टर ए कि आप जाओ और बैंक के फाइनेंसर को जाके ये बोलो दैट यू वांटेड अ लोन। तो मिस्टर ए क्या करेगा, मिस्टर ए फर्म में, मतलब कि मिस्टर ए बैंक में जाके फाइनेंसर को बोलेगा आई वांटेड द लोन फॉर दिस फर्म, और वो अपने आप को उस फर्म का पार्टनर बताएगा। सो उस पार्टनर को, उस मिस्टर ए को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल। यानी उसने अपने मुंह से जाके ये बोला है कि या आई एम द पार्टनर ऑफ दिस फर्म। सो वो क्या हो जाएगा, नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल। अभी आपको समझ में आएगा, अपने मुंह से जाके वो बोल रहा है कि या आई एम द पार्टनर, वो अपने आप जाके बैंक से लोन लेके आ रहा है। तो एट दैट टाइम ही विल बी द नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल। नाउ सेकेंड वन, नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब ये क्या होता है,
The partner who does not call himself as a partner in the firm but who does not object when other call him as a partner of the firm, then he is called a partner by holding out. यानी एक ऐसा पार्टनर जो कि पार्टनर नहीं है फर्म का, और जो कि ना ही ये जाके खुद बोलता है बैंक में या फिर किसी भी जगह कि आई एम द पार्टनर ऑफ दिस फर्म, गिव द मनी टू देम, वो ऐसे भी नहीं बोल रहा है। लेकिन क्या होगा अगर बाय चांस मैं जाके बोलूँ कि या ही इज़ द पार्टनर ऑफ आवर फर्म एंड लैंड मनी ऑफ इज मतलब फ्रॉम हिज नेम, उसके नाम पे हमें पैसा दे दो, तो और उसको भी उस बात में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो उस टाइम पे क्या होगा, द पार्टनर विल बी कॉल्ड एज होल्डिंग आउट, नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। क्या बोला मैंने, वापस से सुनो कि अगर बाय चांस जो भी कोई पार्टनर है, मतलब कोई एक बंदा है, मान लो मिस्टर एक्स कोई बंदा है, वो हमारे फर्म का पार्टनर नहीं है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, बैंक में जाके ये बोलती हूँ या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में जाके ये बोलती हूँ कि मिस्टर एक्स इज़ द पार्टनर ऑफ आवर फर्म, प्लीज़ लेंड मनी। सो अगर मैं ऐसा जाके बोलती हूँ और मिस्टर एक्स को इस बात में कोई परेशानी नहीं है कि कोई मेरे को अपने फर्म का वो बुला रहा है, क्या पार्टनर बुला रहा है, और मेरे नाम पे मेरी गारंटी पे कोई फर्म मतलब कि पैसे ले रहा है, तो उस टाइम पे हम लोग मतलब मिस्टर ए जो एक्स है वो अपने आप जाके नहीं बोल रहे कि आई एम द पार्टनर ऑफ दिस फर्म, लेकिन हम जाके बोल रहे हैं और उसको इस बात में कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है, तो ही विल बी द नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। गेट इट? पहले वाले में क्या था, एस्ट्रोपल में क्या था, एस्ट्रोपल में था कि उसने अपने आप बोला है कि आई एम द पार्टनर, अपने वर्ड से उसने अपने आप बोला है, अपने आप जाके वो पैसे लेके आया है कि आई एम द पार्टनर ऑफ दिस फर्म, प्लीज लेंड सम मनी टू अस। लेकिन होल्डिंग आउट में क्या है, हम जाके उसका नाम लेते हैं कि वो इंसान हमारी फर्म का पार्टनर है, उसके नाम पे हमें पैसा दे दो, तो हमें पैसा मिलेगा और वो क्या होगा, नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट होगा। समझ गए? एक बार एग्जांपल देख लो, मिस्टर एक्स अप्लाइज फॉर अ लोन सेइंग दैट मिस्टर ए इज आल्सो अ पार्टनर इन द फर्म एंड मिस्टर ए shows no objection to statement of Mr. X, then Mr. A will be called nominal partner by holding out. He will be liable to pay the debt within which the company got by using his name. यानी मिस्टर एक्स क्या है, वो लोन अप्लाई करना चाहता है, तो उसने लोन अप्लाई कैसे किया, उसने लोन अप्लाई किया मिस्टर ए को ये बोल बताकर, मतलब बैंक को ये बताया दैट मिस्टर ए इज ऑल्सो अ पार्टनर ऑफ द फर्म, मिस्टर ए भी हमारे फर्म का पार्टनर है, एंड मिस्टर ए शोज नो ऑब्जेक्शन टू द स्टेटमेंट ऑफ द मिस्टर एक्स, और मिस्टर ए को इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि मिस्टर ए उसको अपनी फर्म का पार्टनर बोल रहे हैं, यानी उसके नाम पे गारंटी ले ले। ऐसे तो कोई भी मेरे को अपना पार्टनर बोल दे, मेरे को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन मेरे नाम पे कोई, अब मेरी गारंटी पे कोई पैसा लेगा तो मेरे को परेशानी होगी ना, क्योंकि अगर बाई चांस उसकी फर्म नहीं दे पाती है तो मेरे को देना पड़ेगा, मैं लाइबल होंगी उस पैसे के लिए। अगर कोई बंदा इस पैसे के लिए लाइबल मतलब कि वो लाइबिलिटी ले रहा है, वो लाइबल होने के लिए तैयार है, वो गारंटी लेने के लिए तैयार है, तो उस पार्टनर को हम लोग होल्डिंग आउट कहते हैं। तो इस तरीके से मिस्टर ए को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि मिस्टर एक्स उसको अपने फर्म का पार्टनर बोल रहा है और उसके नाम पे पैसे ले रहा है, सो ही विल बी कॉल्ड एज द नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, एंड ही विल बी द लाइबल फॉर दैट डेप्ट, जो उसके नाम पे लिया गया है पार्टनर्स ने, दूसरे जो फर्म के पार्टनर्स थे उन्होंने उसके नाम पे जो पैसा लिया है, सो ही विल बी लाइबल फॉर दैट। फाइन। So friends, thank you for watching the video, and please like, share and subscribe my channel. Thanks once again all of you. Let's begin on the next class. Bye.